गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले जो टॉपिक हैं वो है डीएसएस, जो आपकी 7th सेम सिविल का जो सब्जेक्ट है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। उसमें मैंने कोशिश की थी आपको 1 यूनिट के आसपास, मैंने आपको थोड़ा कोशिश करके बताया था कि इसमें ऐसा ऐसा होता है वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों, उसमें आपने अगर क्वेश्चन किए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं और बन सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है, सब्जेक्ट बहुत सारी है, सो दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू टेकिंग एनी अनदर एग्जाम्पल, है ना। तो आई विल लीव यू अप टू यू कि आप उसके और सारे न्यूमेरिकल करें और देखें कि वो हो रहा है नहीं हो रहा है ना। वैसे जहां तक होप है हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा टेंशन मेंबर, ठीक है बच्चों, तो टेंशन मेंबर आपकी मेरे ख्याल में शायद यूनिट 2 है या जो भी यूनिट है देख लेना आप। बाकी ये डीएसएस सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर जरूर आती है। यूनिट आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि नए सिलेबस में जहां पर ये 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट चल रहा है उनके हो सकता है कोई नए अलग नंबर पे यूनिट हो और बाकी लोग के अलग नंबर पे हो। तो टेंशन मेंबर के अंदर क्या करना होता है बच्चों, एनालिसिस। दो चीजें होती है, एक तो होती है एनालिसिस और एक होती है डिजाइन। ठीक है, आज की जो मेरी क्लास रहने वाली है वो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एनालिसिस समझा पाने की। और एक और बात मैं आप लोगों को समझा दूं, डीएसएस का पेपर वही बच्चा फाइट करता है या वही बच्चा क्रैक कर पाएगा, डीएसएस के पेपर को वही बच्चा निकाल पाएगा जो बच्चा जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना, स्टेप वाइज करके उस तरीके से याद करेगा। उससे एक तो चीज इजी हो जाएगी, याद रखने में आसान रहेगी, है ना। जैसे टेंशन मेंबर है क्या, सबसे पहले तो टेंशन मेंबर का मतलब है अ मेंबर विच इज सब्जेक्टेड जनरली टू टेक टेंशन नेचर ऑफ फोर्स। जिसके अंदर टेंशन नेचर ऑफ फोर्स आएगा उसको लेने के लिए जो लगा हुआ है, जनरली इसको बोलते हैं सिंगल एंगल आईएसए, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, है ना। इसमें कई बार इक्वल एंगल सेक्शन भी डालने पड़ते हैं और कई बार अनइक्वल एंगल सेक्शन भी डालने पड़ते हैं। अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल क्या होते हैं। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि इस लेग को आप बोलते हैं कनेक्टेड लेग। क्या बोलते हैं? कनेक्टेड लेग, कनेक्टेड लेग। ठीक है, और इस लेग को क्या बोलते हैं बच्चों? इस लेग को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग, है ना। तो जैसे आपको कोड के अंदर मतलब एक अब के बाद में आपको एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि स्टील में कोड के अलावा एक टेबल भी चलती है जिसको अपन बोलते हैं स्टील टेबल, है ना। सर ये तो हमको बताया नहीं गया कभी। तो अगर मान लीजिए आपको नहीं बताया गया स्टील टेबल क्या होती है, तो KLV रामू ये राइटर नेम है ना। इस राइटर की एक छोटी सी 50 रुपए की बुक आएगी, उसके अंदर बहुत सारे एंगल सेक्शंस, बहुत सारे ISMB ISLB, वो मतलब पूरी स्टील के अंदर काम में आएगी। तो उसको आप परचेज कर लीजिएगा, KLV रामू नाम है। ठीक है बच्चों, अब अपने को क्या करना होता है, उसके अंदर ये लिखा रहता है जैसे ISA 1996। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो टेंशन मेंबर होता है उस टेंशन मेंबर के अंदर ये जो चीजें लिखी होती है इसका किसका क्या मतलब होता है। जैसे ये 90 है तो सबसे पहली लेंथ जो होती है L1 वो कनेक्टेड लेग की लेंथ होती है। ठीक है, फिर दूसरी जो लेंथ होती है L2 वो आउटस्टैंडिंग लेग की वो होती है लेंथ, और तीसरी जो होती है वो होती है थिकनेस, जिसको अपन लोग बोलते हैं कि ये सब थिकनेस T है आपकी। ठीक है ना बच्चों, तो L1 L2 T, तो ये जो स्पेसिफिकेशन लिखा होता है कैसे होता है, L1 L2 एंड T। ठीक है, अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि एनालिसिस में स्टेप। सर पहली बात तो एनालिसिस का पता कैसे चलेगा और डिजाइन का पता कैसे चलेगा। एनालिसिस में पूछेगा आपसे कि टेंशन मेंबर लगा रखे हैं, बताओ कितना लोड कैरिंग कैपेसिटी है, तो आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी बतानी होगी। और दूसरी तरफ डिजाइन में आपको लोड दिया हुआ होगा, सेक्शन पूछेगा, है ना। आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे वो केवल एनालिसिस का होगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला, मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक आपकी गजेटेड प्लेट है और इस पे दो एंगल बैक टू बैक कनेक्टेड है ना। बैक टू बैक और फेस टू फेस का मतलब भी थोड़ी देर में आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये ISA है, सॉरी गजेट प्लेट है 8 mm की। गजेट प्लेट क्या होती है सर? गजेट प्लेट इज ए प्लेट ऑन विच मोर देन वन मेंबर कैन बी अटैच। एक ऐसी प्लेट जिसके ऊपर एक से ज्यादा मेंबर अटैच कर सकते हो आप। ठीक है, और ये आपके जो एंगल ISA एंगल सेक्शन डले हैं वो आपके डले हैं 1996 ही ले लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है बच्चों, तो 1996 के डले हुए हैं और आपसे पूछा कि इसके अंदर P कितना है, लोड एनालिसिस करके बताओ। ये एनालिसिस का क्वेश्चन है, कितने नंबर का सकता है सर? RTU में ये 8 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसको करना है बस। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है सर? स्टेप 1 है आपकी, आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट नेट एरिया। नेट एरिया आप निकालेंगे तो नेट एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों? ए नेट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ए नेट इज इक्वल टू A1 प्लस K टाइम्स ऑफ A2। अब मैं आपको बता दूं A1 तो क्या है, A1 तो क्या चीज है सर? A1 तो है एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, है ना, कनेक्टेड लेग। और A2 क्या है सर? A2 है एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। अब इनके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे A1 का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कहता है L1 माइनस डी प्राइम माइनस T/2 इंटू T। ध्यान से समझ लेना बच्चों, जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एनालिसिस का कोई सा भी क्वेश्चन हो वो इजीली कर लेगा। L1 क्या चीज है? L1 है लेंथ, जैसे मैंने आपको बताया ना लेंथ इसने दी है 1996, तो ये L1 है ये L2 है, तो 90। फिर आपको ये बताएगा कि 16 mm का बोल्ट यूज किया है सपोज इसने, तो डी प्राइम बनाने के लिए जनरली 16 में 2 mm ऐड कर देते हैं। सुना होगा ना आपने, इफेक्टिव डायमीटर
और डी प्राइम जो होता है नॉमिनल डायमीटर और इफेक्टिव। तो इफेक्टिव में क्या होता है, जैसे 2 mm का होल है, इसमें 2 mm का होल डालोगे तो डल जाएगा क्या, नहीं डलेगा। तो 2 mm के होल में आप मतलब आपको होल बड़ा करना पड़ेगा, तो 2.5 mm का होल लेना पड़ेगा, लाइक एन एग्जाम्पल, और उसमें फिर बोल्ट जाएगा। तो आपको जितना भी नॉमिनल डायमीटर दिया होता है उस नॉमिनल डायमीटर में अपन कितना ऐड कर देते हैं, 2 mm ऐड कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो नॉमिनल में अपन 2 mm ऐड कर देते हैं। आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, तो 90 माइनस 18 माइनस 6/2 इंटू 6। मेरे पास कैलसी नहीं है बच्चों, इसलिए आप लोग इसको कैलसी कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आपका नेट एरिया आ गया, सॉरी A1 आ गया। ऐसे ही बच्चों दूसरा फॉर्मूला जो होता है उसका फॉर्मूला होता है L2 माइनस T/2 इंटू टी। सर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है बस, कि उसमें डी प्राइम आएगा और इसमें डी प्राइम नहीं आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कनेक्टेड में ही क्यों डी प्राइम आता है, तो कनेक्टेड में बेटा अपने को जो अपन यहां पर अगर बोल्ट लगाएंगे तभी तो ये रुकेगा। यहां पर अपन आउटस्टैंडिंग में बोल्ट लगाए या नहीं लगाए उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मुझे इस प्लेट के दोनों तरफ कुछ अटैच करना है तो मैं यहाँ के आसपास ही तो बोल्ट लगाऊंगा, तभी तो रुकेगा मामला। इसलिए हमेशा कनेक्टेड वाली में माइनस होता है। आप लोग इसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका ये आ जाएगा। फिर कहानी आती है के की। तो के का फॉर्मूला बच्चा, के के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो 3A1 डिवाइड बाय 3A1 प्लस A2 है ना, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है के का ही, वो होता है 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन में। ये या तो इसको बोलते हैं कि टैग रिवेटिंग नहीं हो, या फिर सिंगल साइड में आपकी एंगल कनेक्टेड हो, और इसमें यदि डबल साइड में एंगल कनेक्टेड है, डबल एंगल कनेक्टेड, तो फिर आपका ये वाला लगेगा। तो आपको A1 A2 दोनों पता है तो के भी आ जाएगा। आपका ए नेट आ गया, आपकी स्टेप 1 जो सबसे डिफिकल्ट स्टेप थी वो सबसे खत्म हो गई इजीली, ठीक है। तो ये आपका एक तो हुआ ए नेट निकालना। और स्टेप 2 के अंदर क्या करना है बच्चों, स्टेप 2 के अंदर तो कुछ करना ही नहीं है। स्टेप 2 के अंदर तो केवल क्या करना है, केवल एक फॉर्मूला लगाना है और स्टेप 2 खत्म। स्टेप 2 के अंदर क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर आपको कैलकुलेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो आप लोड कैरिंग कैपेसिटी ले लेंगे, ठीक है। तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, पी का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा 80 इंटू ए नेट। अब आपको पता है कि परमिसिबल जो टेंशन की कंडीशन में होता है वो कितना होता है, 150। मतलब वैसे उसको सिग्मा 80 को जो कोड बोलता है वो बोलता है 0.6 टाइम्स ऑफ Fy, और जनरली हम लोग माइल्ड स्टील लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर Fy की जगह जैसे आप 250 डालोगे तो इसको सोल्व करने पर 150 आ जाता है। मतलब ये एक फिक्स वैल्यू है, मतलब आपका जो भी इनेट आया उसको उठाओ और 150 से कर दो मल्टीप्लाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। बट ये आंसर आएगा न्यूटन के अंदर, तो आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन में। यही उसने पूछा था कि लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, बट ये आंसर अभी आधा है, अधूरा है। क्यों, क्योंकि 2 एंगल लगाई थी ना अपन ने, ये तो एक एंगल की लोड कैरिंग कैपेसिटी आई। तो लिखेंगे सो टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस, बिकॉज वी हैव कनेक्टेड 2 एंगल सेक्शंस एट द सेम टाइम। तो आपका पी आ जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, है ना। अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए। और बच्चों एक बात और कि किसी चैनल वाले के लिए मैंने वैसे तो कुछ बोला नहीं था गलत, आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, है ना। मेरे को तो पता भी नहीं इतना कि कुछ ऐड आता है वगैरह वगैरह, फिर भी वो चैनल वाला बहुत कुछ बोल रहा है। तो बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। तो बेटा हम लोग का ये काम नहीं है ना, हम लोग कोई वो रिएक्शन वीडियो थोड़ी बनाते हैं। हम लोग तो पढ़ाने वाले लोग हैं यार, अपनी चीज पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं बच्चों की हेल्प करने की। तो आप लोग इन सब चीजों से दूर रहें। और उन भैया से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बुरा लगा हो तो बहुत सॉरी, है ना। आराम से आप अपना काम कीजिए, बट थोड़ी सी एक यही रिक्वेस्ट थी कि आप थोड़ी सी अच्छी वीडियो देखिए ना, थोड़ा सा अच्छा वीडियो डालिए बस, और कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।